हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। और फिजिक्स की सिलसिला 10th क्लास का जारी है, जिसमें पहला चैप्टर आपका है प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से रिलेटेड बातें। हम बेसिक बात की जानकारी दे दिए हैं कि प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है ना। और प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश के वेवलेंथ यानी तरंग जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो अनुप्रस्थ के फॉर्म में होती है। सबसे ज़्यादा हाई गति कहाँ करता है, तो सारा चीज़ की डिटेल आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं। उन सारी विषयों को अभी हम थोड़ा छोड़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा वीडियो क्या है ना, अगर उस टॉपिक पे चर्चा करते तो लॉन्ग टाइम लग जाता है। लेकिन फास्ट रिवीजन के लिए थोड़ा हम बेसिक जानकारी ज़रूर देंगे। मूल रूप से हम लोग को दर्पण के बारे में पढ़ना है। पीछे आपको प्रतिबिंब, सारा चीज़, बिंब क्या है, सब चीज़ बता दिए हैं। दर्पण में खासकर दो दर्पण के बारे में, एक अवतल एक उत्तल के बारे में हम कहानी बता रहे हैं कि अवतल दर्पण जिसकी बाहरी सतह स्थित होता है, और उत्तल दर्पण जिसकी भीतरी सतह स्थित होता है। अवतल दर्पण में भीतरी सतह क्या था, धसी था, और उत्तल दर्पण में क्या था, बाहरी सतह उबड़ा हुआ था। फिर पिछले वीडियो में आपको ये भी कहानी की जानकारी दी है कि अवतल दर्पण में अभिसरित की घटना होती है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, लेकिन जब लेंस पर आएंगे तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहना है। इन चीज़ों को हर वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बच्चे ऐसे टॉपिक पर खतरनाक गलती करते हैं। सही बता रहा हूँ। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहेंगे, लेकिन लेंस में जाएंगे तो अभिसारी लेंस कहना पड़ेगा। और ये जानकारी देना जरूरी है कि अभिसारी किसको कहते हैं, क्योंकि अभी जो आपका हेडिंग दिख रहा है उपयोग, और किसका उपयोग देखेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, और छोटे से लेकर के बड़े एग्जाम तक भी पूछता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनको इतना छोटा टॉपिक मत समझिएगा। हालांकि आसान है, बट समझे रहोगे तो आपको अन्य कोई भी कंपटीशन, चाहे पुलिस से लेकर के अदर कोई भी एग्जाम में, आपको ये उपयोग में क्या होता है, बच्चा फंस जाता है। इन चीज़ों को, कन्फ्यूजन को हमको क्या करना है, दूर कर लेना है, ठीक है ना। और खासकर 10th के बच्चों को अच्छे से, ये तो मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ आपको समझाने के लिए, बाकी आप अच्छे से राइटिंग करके लिख लेना, ठीक है ना। हम लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं और उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। सीधा समझिए, किसी वस्तु का अगर बिंब हमको देखना है, बड़े फॉर्म में बड़ा बनाना है, तो वहाँ अवतल दर्पण रखेंगे। और किसी वस्तु का बिंब अगर छोटे फॉर्म में देखना है, बड़े चीज़ को छोटा फॉर्म में, तो उत्तल दर्पण के उपयोग करेंगे। मैं दो ट्रिक ध्यान से समझा रहा हूँ। अगर छोटा चीज़ को बड़ा देखना है, जैसे कान के होल है, बहुत छोटा है, अगर इसको डॉक्टर देखेंगे बड़ा करने के लिए, तो बड़ा सीधे समझो नहीं, यहाँ लिखिए देते हैं बड़ा बनाना, यानी बड़ा प्रतिबिंब। और ये है आपको छोटा बनाने के लिए, ठीक है ना। यानी कोई ट्रक का फोटो बनाना है, मान लो कोई बस का या बहुत बड़े गाड़ी का बनाना है, तो उसके लिए कौन सा हमको, उत्तल दर्पण। किसी बड़े चीज़ को छोटा बनाने के लिए उत्तल करना है, और छोटे चीज़ को बड़ा बनाने के लिए क्या करना है, जैसे होल कान का मैंने बताया, नाक का होल बताया, गले का होल बताया, तो इन चीज़ों में क्या चीज़ का आपको उपयोग करना पड़ेगा, अवतल दर्पण का। शुरुआत करते हैं उपयोग। किसका उपयोग देखेंगे हम लोग, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का। पहला प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग, जिसमें आपको पहला पॉइंट दिया हम हजामती दर्पण के रूप में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हजामती दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते थे, हजामती दर्पण याद रखिएगा। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया हजामती दर्पण। लेकिन जब इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ देगा आपको, क्योंकि सब्जेक्टिव इस अंदाज में पूछेगा कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में क्यों करते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा। अब वहाँ पे क्या जवाब दोगे, क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग ऐसे लिखना, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में इसीलिए किया जाता है। इतना तक तो याद हो जाएगा यार। दो तीन बातें आपको जोड़ना है, बाकी इतना लाइन तो बढ़ा सकते हो भाई साहब। एग्जाम में बहुत बच्चा संट हो जाता है, यार क्या लिखे क्या, यार टू कॉपी में देखा गणित में क्वेश्चन उतार दिया हुआ है। अदर एग्जाम में तो, अदर क्वेश्चन में जैसे फिजिक्स वगैरह सब है, उस समय तो देखा जाए तो हमको लग रहा है कि सारा का सारा क्वेश्चन को इधर उधर कर देता है। लेकिन करने का तरीका भी तो होनी चाहिए ना। आप क्वेश्चन का क्वेश्चन उतारे, लेकिन उसके पीछे आपका तरीका होना चाहिए। तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में इसीलिए किया जाता है, हम अभी बताए ना, चेहरा को बड़ा बनाने के लिए, है ना। तो सीधा बनना चाहिए, फोटो बड़ा बनना चाहिए, और काल्पनिक बनना चाहिए। बस ऐसे आप लिख दोगे, आपको पूरा दू का दू नंबर मिलेगा, क्योंकि आपको निचोड़ लिखना है, आपको हिस्सा पूरा नहीं जाके रख देना है। आप ऐसे लिखना कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में इसीलिए किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में चेहरे का प्रतिबिंब सीधा बनता है, बड़ा बनता है, और काल्पनिक बनता है। 2 नंबर का हो गया आपका, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है कि रोगियों के नाक, कान, गला। और सीधा ट्रिक बताइए, छोटे चीज को बड़ा,
यानी कि नाक कान में होल है छोटा, नाक में होल है छोटा, गले में होल है छोटा। तो रोगियों के नाक कान गले इत्यादि के जांच करने में भी देखिएगा डॉक्टर से कहते दिखाइए ऐसे करके, आँख देखेगा तो ये देखेगा तो वो देखेगा, बहुत सारा चीज़ें देखता रहता है ऐसे करके लेंस लगा के। तो वहाँ दर्पण याद रखिएगा। तो कौन सा दर्पण रहता है आपको? अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक कान गले इत्यादि के जांच करने में। वहीं आपको एक पॉइंट है सोलर कुकर के रूप में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। बड़े एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण रहता है। बड़े एग्जाम जब मैं कह रहा हूँ तो एक सर्विस की एग्जाम समझिएगा, नौकरी वाली पेपर का आइएगा। और जीवन में आप छोटी परीक्षा ही पास ग्रुप डी का ही क्यों नहीं कीजिए, आपके लिए वो भी बहुत बड़ा एग्जाम होगा। सर्विस क्या चीज़ है ना, देखिए मान सम्मान एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप उस पद पे चले जाते, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं ना, तो बहुत आनंद महसूस होता रहता है। जब कोई पेपर नहीं क्लियर होता रहता है तो लगता रहता है कि हम संसार का लग रहा है कुछ नहीं जान रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो सर्विस में नहीं वो नहीं जानते, बहुत चीज़ जानते, लेकिन वो मन में ऐसा बार बार खुद ऐसा फीलिंग आता है यार, क्या है बताओ, ऐसे दर से लोग गुजरते हैं ना। खैर पिछले फॉर्म में हम नहीं जाना चाहेंगे, बहुत बहुत पैनिक होना पड़ता है। आप लोग को पैनिक नहीं होना है, मैं यही मोटिवेट दे रहा हूँ। यू आर स्ट्रॉन्ग, आप मजबूत हो, ठीक है ना। परिस्थिति से लड़ना सीखो, और हम सब सीखते हैं, करते भी हैं, बस एक मोटिवेशन होता है, एक दूसरे से लोग संवाद करके अपने जीवन यापन हो जाता है। खैर आइए, तो सोलर कुकर में किया जाता है। सोलर क्वेश्चन ऐसे बना देगा, ये तो सोलर कुकर आपका ऑब्जेक्टिव हो गया कि आप दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में करते हैं। लेकिन ऐसा आ जाए कि क्यों किया जाता है, जैसे कि हजामती दर्पण में पूछा ना कि आप दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में क्यों करते हैं, तो आपने बताया ना कि इसमें सीधा बनता है, बड़ा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वैसे सोलर कुकर में बोलना है, इसमें सीधा बड़ा काल्पनिक करना प्लीज, इसमें करना, क्योंकि अवतल दर्पण में मैं अभिसरित की घटना बताया था। जब प्रकाश ऐसे था ना, अवतल दर्पण बाहरी सतह स्थित है, भीतरी सतह धसी है, एम डैश का अवतल दर्पण था। बीच में क्या था? पोल, पोल माने फोकस बोले, यानी ध्रुव बोले थे। दर्पण की चौड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। सारा ऑब्जेक्टिव दिमाग में सेट करते चलना। पोल से लेकर के जो सेंटर, यहाँ सी है, सेंटर से होकर के जाने वाली रेखा था, उसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, वो ध्रुव से लेकर के केंद्र के मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। और इस पर एक था आपका फोकस भी था, है ना। इधर से कोई रे आता है, बहुत सारा रे आया था, हम पिछले वीडियो में बताया, सबका सब अभिसरित होकर के कहाँ पे जमा हो रहा है? फोकस पे। एक जगह पूरा रे दर्पण से टकरा, इधर से तो दर्पण टकराएगा ही नहीं दर्पण से, क्योंकि रजदीत है ना, रजदीत तरफ से आप लाइट कैसे मारोगे? दर्पण का कोई यूज ही नहीं रह पाएगा। जिधर प्लेन रहेगा उधर से ना मारोगे। और ये भी घटना बताए थे कि बीच में जो सेंटर होता है, बार बार इधर बीच में जिधर रंगा हो उधर पॉजिटिव साइन लेते हैं, जिधर नहीं रंगा हो उधर नेगेटिव साइन। इधर बताओ तो इस अवतल दर्पण में जब बाहर से रंगा है तो हम वस्तु को इधर तक रखेंगे नहीं, वस्तु को बिना रंगे तरफ रखें। जिधर वस्तु रहा वहाँ से पोल से हमेशा सभी दूरी कहाँ से मापते? ध्रुव से। तो ध्रुव से लेकर के आप वस्तु तक की दूरी को क्या मानोगे? इधर रहेगा ना, तो निगेटिव में लेना पड़ेगा। प्रतिबिंब भी ज़्यादातर ये नहीं बनता है, एक ही सेंस में इधर बनाता। मैं 6 केस भी आपको पढ़ाया है, केस कहने का सेंस ये मत समझना, 6 पॉइंट करके आपको इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हाँ, मैं बता रहा हूँ अभिसरित की घटना। तो ये अभिसरित एक जगह जमा होता है ना, सोलर कुकर में यही घटना होती है कि जब उसमें आप दाल रख दीजिए या कोई सब्जी रख दीजिए या कोई चावल रख दीजिए, और उसको जब धूप में रख दोगे, आप बोलोगे पका, तो उसमें क्या प्रतिबिंब का क्या लेना देना होगा? उसमें लेना देना होगा ये कि पूरे प्रकाश को जमा करके जहाँ पे दाल है वहीं पर पूरा का पूरा लाइट को सबमिट करता है, जमा करता है, ताकि सारे धूप का ताप बढ़ जाए और उससे आपका दाल अच्छे से गल जाए। लेकिन एक जो कुकरे आ गया तो एक क्वेश्चन थोड़ा मैं इस टॉपिक से अलग हट के बताना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कुकर, पहाड़ या पर्वत पर कुकर में दाल गलाना कठिनाई होता है क्यों? ये आपका दर्पण से रिलेटेड नहीं है, ये आपका दाब से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ जाकर के दाब क्या होता है आपका? घट जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपका दाब घट जाता है। दाब घटने की वजह से पहाड़ या पर्वतों पर ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका चर्चा करना यहाँ पे ज़रूरी था कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे प्रेशर डाउन होगा। क्योंकि जब आप भी देखते हैं ना, चढ़ते हैं ऊपर, एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जब आप वायुयान या हवाई जहाज़ में चल रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि आपको जेब में कलम लेकर के नहीं जाने दिया जाता। कारण क्या? वहाँ प्रेशर डाउन हो जाती है, घट जाती है। इसकी वजह से आपका शर्ट खराब हो जाएगा। ड्यू टू दैट रीजन, इसके वजह से क्या करते हैं, आपको पेन निकलवा दिया जाता है। या कुकर को पहाड़ या पर्वत पे दाल गलने में कठिनाई होती है, प्रेशर डाउन, इतना याद रख लीजिए, घट जाती है। खैर, मैं अभी दर्पण की बात बता रहा हूँ। दर्पण में सोलर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। इसका रीजन क्या है? इसकी मेन रीजन है कि सभी घटना क्या होती है, मेन अभिसरित होने की घटना। सारा का सारा प्रकाश एक जगह क्या हो रहा है, आपका जमा हो रहा है। एक उपयोग याद रखिएगा, सर्च लाइट में, सर्च लाइट हो गया, हेड लाइट हो गया,
और एक है टॉर्च हो गया, टेबल लैंप हो गया, इन चीज़ों में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसमें आपको मेन रूप से ना हेडलाइट के बारे में हम अग्रदीप बताएं। ये क्या होता है? हेडलाइट बहुत बच्चा के समझ में नहीं आता रहता है। हेड का मतलब समझिए नहीं, ये होता है ना, गाड़ी का हेड क्या होगा? गाड़ी ऐसे चलेगा, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे बॉल लगा रहेगा ना, बॉल यानी छोटी चीज़ को क्या करेगा? फैलाने का काम करता है हेडलाइट में। देखिए मोटरसाइकिल में छोटा सा बॉल लगा रहता है, छोटे से बल्ब, और उसके आगे एक ऐसा दर्पण लगा दिया जाता है, एक ऐसा शीशा लगा दिया जाता है, धागा झकझका देता, बड़ी दूर तक प्रकाश मारता है। कहने का सेंस कि गाड़ी का हेडलाइट वो हो गया। मैं हेड इसीलिए जान जान के बोल रहा हूँ, हेडलाइट अग्रदीप कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चा यहाँ पे खतरनाक कन्फ्यूजन में जाता है। कहाँ? जब आपको उत्तल दर्पण में जाएंगे, कहेंगे उत्तल दर्पण का होता है, उसका साइड मिरर। साइड मिरर जब गाड़ी को देखिएगा, मोटरसाइकिल के हैंडल पे ऐसा करके आईना लगा रहता है पीछे से देखने के लिए, या ट्रक सब का भी लगा रहता है। तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण है, हेडलाइट में अवतल दर्पण। इसलिए इस पर हमको प्रेशर और नौटंकी करना पड़ा थोड़ा सा, क्योंकि इस कन्फ्यूजन है वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चा फंसता है। मैं पूछता हूँ तो हाँ साइड मिरर में अवतल दर्पण, अरे यार साइड मिरर अलग चीज़ है। मैं तो बता दिया, छोटा प्रतिबिंब बनता है वो जो मिरर रहता है ना, चाहे आप इसका लो, मोटरसाइकिल का मिरर लो, ट्रक का लो, कार का लो, एनीबॉडी, किसी भी गाड़ी का साइड मिरर। साइड मिरर ऐसे होता है, ऐसे। हाँ, तो साइड मिरर में आपको उत्तल दर्पण लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बड़ा चीज़ को छोटा बनाना होता है। ट्रक के शीशा में घुसल रहता है, 10 को ट्रक का फोटो बनल रहता है साइड में। हाँ गाड़ी आ रहा है पीछे से, हुई हुई करके जा रहा है, तो पीछे से आपको दिखता रहता है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बच्चा फंसता है इस टॉपिक पे। काफ़ी बच्चों से मुलाकात होती है हम लोगों को ना, तो थोड़ा सा इस पर हमको प्रेशर देके समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो समझिए कि हेडलाइट में हम लोग को अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और गाड़ी के जो साइड मिरर है, इंग्लिश में मैं साइड मिरर बोल रहा हूँ, हिंदी में आपके एग्जाम में रहता है तो हिंदी में अग्रदीप, सॉरी हेडलाइट को अग्रदीप, साइड मिरर को पश्च दृष्टि कहते हैं। साइड मिरर पश्च, पांचे देखने वाले दर्पण, पीछे देखने वाले दर्पण। गाड़ी मोटर देखना, ड्राइवर को 3 आँख कैसे बोला जाता है? तो 2 आँख, तो 2 आँख कहने का सेंस मतलब एक ही दृष्टि देखता है, और एक इधर दिखाता है, फिर एक इधर भी देखता है, बाएं दाएं दोनों तरफ मिरर लगा के तो गाड़ी चलाना ही चाहिए। बिना मिरर का आप गाड़ी चला रहे तो किसी कहा जाए, खासकर हम लोगों को नहीं चलाया हुआ पार लगता, बड़ी कोई कोई कभी ऐसा मौका मिलता है बिना मिरर वाला गाड़ी चलाने का, तो घूम के देखना और आगे देखना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। गाड़ी बहुत स्लो मोशन में रखोगे तब ऐसा काम कर पाओगे। जब गाड़ी आपका हाई स्पीड रहता है, हाई स्पीड कहने का सिर्फ 40-45 भी रहे सॉरी, तो आप क्या है ना, साइड मिरर का उपयोग करना पड़ेगा आपको। तो ध्यान रखिएगा, साइड मिरर बोले तो पश्च दर्पण, पश्च दृश्य देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण में आते हैं, लेकिन अब हेडलाइट में किसको करते हैं? अवतल। इतना टाइम किल किए आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि मैं लाख पढ़ा दूंगा आप गलत करके आओगे, मुझे विश्वास है यार। इसमें थोड़ा गौर से थोड़ा इस पर बल दो, ठीक है ना। एक आता है आपका टॉर्च में, और टेबल लैंप जो लगता है पढ़ने लिखने वाले में, उसमें भी अवतल दर्पण। अब हम आते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क या गली के स्ट्रीट लाइट में करते हैं। ये स्ट्रीट लाइट क्या होता है? देखिएगा, बिहार सरकार से लेकर के अन्य सरकार, अन्य राज्य की सरकार भी ऐसा योजना चलाता है। वार्ड मेंबर सबको देखिएगा, और हर वार्ड मेंबर के घर के आगे जरूर देखिएगा अथी लागल रहता है, कथी? सोलर लाइट और केकरो लागल नहीं रहे, लेकिन वार्ड मेंबर के घर के सामने जरूर लगा रहेगा, ऐसा आप जरूर देखिएगा। खैर उससे क्या लेना देना आपको, आप अपने घर के आगे लगाइए, इतना बड़ा मुकाम हासिल कीजिए कि सरकार की लाइट की कोई ज़रूरत तब पड़े आपको, फ्री वाला लाइट आप पैसे दे करके लाइट लगाइए। तो ये है स्ट्रीट लाइट, सीधा समझो ना। एक और एक ट्रिक समझो, ये क्या है? ऐसे बोले तो स्ट्रीट, ऐसे बोले तो मेरा तरहतीज है ना, ये वाला, ये इधर चला है ना, तो ये हो गया आपको साइड मिरर। तो साइड मिरर में कौन है? उत्तल, ऐसे दोनों है ना साइड मिरर। गाड़ी के साइड मिरर हो गया आपको उत्तल, और स्ट्रीट लाइट में भी हो गया आपका उत्तल दर्पण। इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो सर गली के स्ट्रीट लाइट में, गाड़ी के साइड मिरर में, स्ट्रीट लाइट में अवतल ही होना चाहिए। कन्फ्यूजन वाला है, थोड़ा सा ध्यान रखना। स्ट्रीट लाइट में अवतल ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी प्रकाश को फैलाता है। ये पॉइंट गलत है, ये पॉइंट आपको यहाँ आएगा, ठीक ना। ये है अवतल और ये है उत्तल। हम ऐसे ट्रिक याद किए, देखो अभी दिमाग में ट्रिक से हम पकड़े, गलत लिखे थे और आप भी उधर से कमेंट करते। और गलती होना अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस टॉपिक पे हमको ज़्यादा निचोड़ तो समझ में आया ना। तो गली के स्ट्रीट लाइट रहे ना, तो ये हो जाएगा आपको अवतल, और ये हो जाएगा आपका उत्तल, यानी साइड मिरर। उसके बाद है साइड मिरर हो गया। वस्तु को सीधा प्रतिबिंब बनाने में भी किसका इस्तेमाल करते हैं? तो वस्तु के सीधा प्रतिबिंब बनाने में भी आपको उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये था आपका
अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, अब जो अपना टॉपिक पढ़ेंगे हम आलोक की किताब से पढ़ाते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब अगला टॉपिक अपना है कि अवतल और उत्तल दर्पण की विशेषता क्या है, तो हम लोग विशेषता को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, उन विशेषता को पढ़ करके फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो ये आपको नजर आता होगा विशेषता। अब हमको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों की विशेषता को देखना है, इनकी क्या विशेषता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अवतल और उत्तल दर्पण को विशेषता प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, इनकी गुण को विशेषता को समझने के लिए एक बार ड्राइंग हम लोग बढ़िया से पढ़ लेते। देखो ये कौन सा दर्पण है, कोई गोलीय दर्पण है, और किसी गोलीय दर्पण के बीच में क्या होता है बाबू, केंद्र। अगर इस ट्रिक को समझ लोगे तो आपको धनात्मक ऋणात्मक में प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये चीज़ अच्छे लेवल के एग्जाम में भी बहुत मायने रखेगा। ये तो 9th-10th कॉमन चीज़ है यार, आगे जाओगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एकदम ढंग से परेशान करेगा, इसलिए अभी बढ़िया से समझो। तो किसी खोखले, ये गोला है ना, कि कोई खोखला गोला है, और इस गोले के अगर मैं बीचे बीच काट दूँ तो दो भाग के में बट गया, और इसको अगर मैं बाहर से रंग दूँ ना, बाहर से जब रंग दूँ बाहर से, तो अवतल हो गया। इसी चीज़ को अगर मान लो मैं यहाँ भीतर से रंग दूँ, भीतर से रंग दूँ, तो आप कह दोगे कौन सा दर्पण हो जाएगा, ये उत्तल। इधर मान लो ये हो गया अवतल, और ये हो गया आपको उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, डेफिनेशन भी याद रखो कि अवतल दर्पण किसको कहते हैं, वैसा दर्पण जिसकी बाहरी सतह स्थित है, भीतरी सतह दी ना, भीतर वाला भाग धंसल है। उत्तल दर्पण में क्या है, जिसकी बाहरी सतह आपको क्या है, उभड़ा हुआ है, और भीतरी वाला भाग क्या हुआ आपको, धंसा हुआ है। ठीक है ना, हालांकि रस्तित है। ये हो गया उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों को समझ में आ गई। मेन हमको सेंटर केंद्र को समझना है। दर्पण के बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, बार बार कह रहे हैं, दर्पण के बीच वाले भाग जो होती है ज्यामितीय भाग, उसको ध्रुव कहते हैं। ध्रुव भी याद रखिए। और दर्पण की जो चौड़ाई होती है एम और एम डैश, इसको भी अगर मैं नाम दे दूँ एम एम डैश, तो दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। हर पॉइंट पे आपको इन चीज़ों को रटाना पड़ेगा हमको। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आते हैं, ये वक्रता केंद्र की दूरी, यहाँ तक वक्रता केंद्र की दूरी मान लो है। तो ये जो दूरी है ना, कभी भी आप बताओ, हम कहेंगे कि इस दर्पण में, दोनों दर्पण में क्या डिफरेंस है, अगर अलग अलग दर्पण मान लो, कभी भी वस्तु इस मार्कर का ही फोटो बनाना है तो यहाँ पे रखेंगे तो जीवन में बनेगा, नहीं बनने वाला है। कहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इधर प्लेन है ना यार, दर्पण प्लेन तरफ रखोगे तभी तो फोटो बनेगा। अब यहाँ पे कहेंगे इस दर्पण में फोटो बनेगा, जीवन में नहीं बनेगा। कहाँ रखना पड़ेगा, इधर रखना पड़ेगा वस्तु को, तभी ना फोटो बनेगा। ध्यान रखना, जिधर जिधर रंगल और उधर उधर प्लस, जिधर जिधर नहीं रंगल उधर उधर माइनस। हम पिछले वीडियो में यही डायलॉग मारे हैं। इधर रंगा हुआ पार्ट है तो इधर ले लेना पॉजिटिव साइन होगा, इधर बिना हुआ रंगा हुआ पार्ट है तो इधर क्या है, निगेटिव। यहाँ क्या करोगे, इधर बिना रंगा हुआ पार्ट रहेगा तो इधर क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। इधर रंगा हुआ पार्ट लोगे तो क्या लोगे, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। दो बात समझ में आया, जिधर रंगा हुआ है पॉजिटिव है, जिधर नहीं रंगा है उधर आपको क्या करना है, निगेटिव लेना है। इतना दिमाग में सेट कर लीजिए, ध्यान रखना। अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा क्या होगा आपको, नेगेटिव। ये इसकी विशेषता है। क्यों हुआ नेगेटिव, क्योंकि फोकस दूरी तो ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को ही तो फोकस दूरी कहते हैं। ये तो फोकस बिंदु हुआ, और पी से लेकर के एफ तक की दूरी को फोकस दूरी कहिएगा ना जी। तो इधर बिना रंगे हुए तरफ ना, ये तो जीवन में इधर गोल नहीं बनेगा, गोल तो ऐसे बनेगा, और इसको भी ऐसे न बना करके गोल तो नहीं बना लोगे, इसको इधर करके गोल बनेगा। तो ध्यान रखना, अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा क्या होगा आपको, निगेटिव में होगा। फोकस दूरी के साथ साथ और कथी निगेटिव में होगा, और वस्तु दूरी भी तो निगेटिव होगा। कभी जीवन में इसमें वस्तु इधर रखोगे फोटो ही नहीं बनेगा, आपको इधर रखना पड़ेगा। तो जहाँ वस्तु रखा, और सभी दूरी हम लोग कहाँ से मापते हैं, टाइम दे रहा हूँ बोलो, सभी दूरी हम लोग ध्रुव से मापते हैं, बोले तो पोल से मापते हैं। ये भी एग्जाम में आता है कि दर्पण में सारी डिस्टेंस, सारी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, आपको ध्रुव मारना पड़ेगा। टिक ये ऑब्जेक्टिव में आता है। तो वस्तु को आपको इधर रखना पड़ेगा ना, बिना रंगे हुए तरफ। इधर रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, वस्तु दूरी भी आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण में आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वस्तु हम इधर नहीं रख सकते इस दर्पण के लिए, क्योंकि इधर रखोगे तो कोनो काम का दर्पण नहीं हुआ, दर्पण इधर। लेकिन जब ये इधर बिना रंगे हुए तरफ जा रहे हैं तो ये कौन दर्पण है, मैं बता दिया हूँ, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी क्या होता है, निगेटिव। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वस्तु दूरी आपका यहाँ भी निगेटिव होगा। इसका मतलब वस्तु दूरी एक ऐसा दूरी है जो हमेशा क्या होता है आपका, निगेटिव ही रहता है, चाहे अवतल रहे उत्तल रहे। प्रैक्टिकल देखो ना, अवतल दर्पण में यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ उत्तल दर्पण में हमको यहाँ रखना पड़ेगा, कहीं इधर तो रख नहीं सकते हैं। रखेंगे तो इस दर्पण का कोई काम ही नहीं रहेगा, इधर रखोगे, अंदर में रखोगे तो, ठीक ना।
तो वस्तु दूरी भी क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी को हम लोग फोकस दूरी को F से इंडिकेट करते हैं, वस्तु दूरी को U से इंडिकेट करते हैं और प्रतिबिंब दूरी को V से इंडिकेट करते हैं। और अवतल दर्पण में 6 केस जो मैं पढ़ाया था कि वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पे बना था, प्रतिबिंब बहुत छोटा बना था। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे तो प्रतिबिंब भाग रहा है, कहाँ, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच भाग रहा है। माने 5 ऐसा केस था जिसमें आपको देखो ना, अधिकांश 5 ऐसा केस था जिसमें प्रतिबिंब आपको दर्पण के इधर ही बना, जिधर रंगा हुआ नहीं है। एक ही केस में दर्पण के पीछे बना था जो आपको हम बताए हैं, और वो केस क्या है वो पूछता भी है, क्योंकि अब अपवाद चीज ज़्यादा एग्जामिनर को नजर आता रहता है। तो जब आप फोकस और पोल के बीच में जब वस्तु रखेगा ना, फोकस और पोल बोल रहे हैं तो ध्रुव और पोल के बीच में, तो ध्रुव और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के क्या हो जाएगा, पीछे बन जाएगा। और ये कैसा बन जाता है, काल्पनिक बन जाता है। एक और विशेषता यहाँ पे लिख दिया, अधिकांश केस में आपको वास्तविक बनता है। जिधर वस्तु है अगर उधर ही आपका प्रतिबिंब बन जाए तो आपका वास्तविक हो जाएगा, रियल इमेज हो जाएगा। और एक ही केस में आपका काल्पनिक बना था, वो कहाँ बना था, जब दर्पण के हम पीछे रख देते हैं, मैंने यहाँ पे वस्तु रखते थे तो पीछे बन जाता था। तो एक केस में आपको क्या बनता है, काल्पनिक, अधिकांश केस में आपको क्या बनता है, वास्तविक। ठीक है, इसमें देखिएगा बड़ी मतलब तीनों प्रॉपर्टीज कहा जाए इसमें, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा बहुत छोटा बना था। किस केस में बहुत छोटा बना था, जब अनंत पे रखे थे तो फोकस पे, उसके बाद फिर बड़ा बना, कहाँ बना बड़ा, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लाए थे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बड़ा बना। एक बार फिर बराबर बन गया था, जब वस्तु को खींच के कहाँ पर लाए थे हम लोग, वक्रता केंद्र पर आए तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना था, वक्रता केंद्र पर, तो बराबर बन गया था। अब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच लाएंगे तो प्रतिबिंब चला जाएगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, थोड़ा बड़ा होगा। जब फोकस पे लाएंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब बन जाएगा, आकाश में चला जाएगा, अनंत में बन जाएगा। कितना बढ़ेगा जिसका बाद जवाब नहीं, इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा बना। जब वस्तु को हम यहाँ लाए तो केस बताइए दिए कि दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा बनता है, काल्पनिक बन जाता है। ये केस था आपका। वहीं उत्तल दर्पण की बात करो तो उत्तल दर्पण में भी सर पॉजिटिव लगाए हैं। उत्तल दर्पण में क्यों पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव मारे आप फोकस दूरी, और यहाँ पॉजिटिव होता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। क्यों होता है पॉजिटिव, मैं बता दिया हूँ। कभी भी इस उत्तल दर्पण को इधर जीवन में घुमा लोगे, घूमेगा ही नहीं यार। कभी भी ऐसे करके गोलक बनेगा ना, हाँ आप ऐसे करके भले बना दिए हैं, अंदर से रंग दिए हैं, तो ये तो इधरे ना घूमेगा। जब ये घूमेगा तो रंगल तरफ ना, केंद्र के अब पोल के बीच वाले भाग को ना फोकस बोलोगे। तो यहाँ पर ये जो पोल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो होगा, इसमें फोकस दूरी बीच में, तो रंगले तरफ है ना, मैं तो बता देना, जिधर जिधर रंगल उधर उधर प्लस, तो इधर क्या होगा, इसका फोकस दूरी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे क्षमता और क्षमता हम दोनों में नहीं बताए, दोनों को एक ही साथ बता देते हैं। क्षमता क्या होता है, बस किसी भी प्रतिबिंब मतलब दर्पण का जब क्षमता निकालिएगा तो क्षमता निकालने की डिफिनीशन होती है आवर्धन क्षमता, यानी या तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी करके आप एवरेज करके बटा रेशियो करके निकाल लीजिए, या उसकी ऊंचाई करके निकालिएगा। ठीक है, तो क्षमता में इसमें भी नेगेटिव आता है और यहाँ क्षमता में क्या आता है आपका पॉजिटिव आता है। कारण क्या है, क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है P बराबर, हम लोग पावर कहते हैं इसको, ऐसे करके देखो H2 बटा अगर H1 कर दिए, H2 कहने का सेंस अगर वस्तु की ऊंचाई ले लिए हैं तो यहाँ क्या है प्रतिबिंब। और अवतल दर्पण में देखिएगा ज़्यादा केस में वस्तु भी आपका नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में है। प्रतिबिंब क्या होता है, कभी कभी प्रतिबिंब एक केस में इधर बन जाता है तो नेगेटिव लेना पड़ता है, तो माइनस से अगर प्लस में भाग दो तो वैल्यू किस में आ जाएगा, आपको नेगेटिव में ही आ जाता है ना, तो ज़्यादातर क्षमता आपको नेगेटिव में ही रहेगा अवतल दर्पण में। यहाँ क्या हो जाएगा, क्षमता आपको पॉजिटिव में आएगा। जब कैपेसिटी आपको क्षमता का फॉर्मूला डिफिनेशन करके बताएंगे और वहाँ व्यंजक भी आपको प्राप्त करके बताएंगे तो ये कन्फ्यूजन आपको क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, या शॉर्ट यहीं पे हमारे ख्याल से बंद करते तो बेहतर रहता, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाता है। पार्ट बाय पार्ट करके बताएंगे तो क्या होगा ना, आपको समझने में अच्छा रहेगा। तो अगला वीडियो जो आपको होगा वो आपको चिन्ह पार्टी बताएंगे, और उसके बाद आपको कैपेसिटी जो क्षमता में हम लोग को कन्फ्यूजन हो रही है उनको थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो लेते हैं हम विदा। कैसा लगता है वीडियो समझने में बताइएगा, उपयोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। एक बार शॉर्टकट रिवीजन करवाना चाहता हूँ, चलो 5 मिनट है मेरे पास, बर्बाद कर देते हैं आपका 5 मिनट। किरण क्या है, किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार का क्या था, ऊर्जा था। उसके बाद प्रकाश जिस पथ से गमन करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं।
और प्रकाश पुंज क्या है? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। कितने प्रकार के प्रकाश पुंज पढ़े थे तो हम लोग? 2 प्रकार के, एक समांतर प्रकाश पुंज और एक अभिसारी प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज में था सब पैरेलल लाइन में गया था। अभिसारी का मतलब एक जगह जमा होना, अपसरित का मतलब फैल जाना। इन चीज़ों को बता दिए। आत्मदीप्त और अदीप्त पदार्थ बताए थे क्या है? आत्मदीप्त पदार्थ जिसका खुद का प्रकाश हो, जैसे सूर्य के पास खुद का प्रकाश है, तारा के पास खुद का प्रकाश है, लैंप के पास खुद का प्रकाश होता है। आदीप्त पदार्थ जो दूसरे के प्रकाश में दिखे चमके, जैसे हम लोग हो गए, ये सब था आदीप्त प्रकाश। उसके बाद आपको बताए थे पारदर्शी पदार्थ क्या है। पारदर्शी पदार्थ का मतलब जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश पूरा आर पार कर जाए वो पारदर्शी पदार्थ है। इसका उदाहरण आपको जल देखने को मिला था, मिरर अर्थात शीशा देखने को मिला था, ये था कांच, हवा, ये सब पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। हवा में भी तो प्रकाश आर पार होती है ना। और पारदर्शी पदार्थ जो प्रकाश को आर पार नहीं होने दे, जैसे ईंट हो गया, टेबल हो गया, हम हो गए, प्रकाश को आर पार नहीं होने देंगे, ठीक है ना। उसके बाद होता है पारभासी पदार्थ, जिसे थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाए, पूरा रूप से नहीं जाए, जैसे घिसा हुआ कांच। और आपको एक और उदाहरण बताए थे, तेल लगा हुआ कागज, ये किसका उदाहरण था? आपका पारभासी पदार्थ का। वहीं आपको छाया के बारे में बताए हैं कि जब प्रकाश के गमन पथ पर अगर हम आ जाए या कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, देखो ना, अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन की बात बताए थे। जब प्रकाश किसी लेंस दर्पण पर पड़ता है और जिस पथ से वापस हो जाता है वो प्रकाश का क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन। जो रे आता है, आने वाले रे को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाले रे को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब डिवाइड किया था जिसको हम अभिलंब कहते हैं। और यह अभिलंब 2 रूप में डिवाइड किया, जितना कोण आपतन कोण का उतना ही कोण आपका परावर्तन कोण का भी था। चलो थोड़ा सा ड्राइंग बताइए थे तो समझाने में और समझने में मज़ा आएगा यार। ये है ना दर्पण, ये आने वाली किरण था, ये जाने वाली किरण था, आने वाली को ऐसे, जाने वाले को ऐसे, बीच में अभिलंब पाड़ दो। ये कौन था? आय, और ये कौन था आपका? आर। कौन आय और कौन आर क्या था आपका? बराबर था। हमने परावर्तन का नियम भी बताया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम में। एक नियम ये भी है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और एक नियम ये था आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सब का सब एक ही तल में होते हैं। ये 2 पॉइंट आपको याद करवाए थे। उसके बाद आपको हम बताए थे इसी में कि प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब किसी बिंदु वस्तु से, माने कोई बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु वस्तु का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार का, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में बताए थे जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संतृप्त, उसमें था प्रतिबिंब वाला संतृप्त और असंतृप्त दोनों। यहाँ सिर्फ क्या बोलना है आपको? संतृप्त होती हुई प्रतीत होती है। थोड़ा ट्यूबवेल कॉल का आवाज़ ज़्यादा आता होगा आप लोगों को, तो माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बगल में मना तो कर नहीं सकते ना। तो संस्कृत होती हुई प्रतीत हो गया, हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। वहीं काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या बोलना है? जब किसी बिंदु वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, यहाँ पे संस्कृत नहीं बोलना है, यहाँ पे क्या बोलना है हम लोग को? अपसरित बोलना है। क्या बोलना है? अपसरित होती हुई प्रतीत होगी, वो हो जाएगा आपका आभासी प्रतिबिंब। डिफरेंस भी आपको बताए थे कि काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये सब आपको बता दिए हैं। उसके बाद आपको पासार विवर्तन की घटना बताए थे। पासार विपरिवर्तन में पी लिख के बताए थे, फिर पी उल्टा हो जाए, है ना। ये पासार्व, एक था पासार्व विपरिवर्तन, एक था आपका पासार्व परिवर्तन। तो पासार्व परिवर्तन में सीधा समझो ना कि सीधा उल्टा हो जाए। जैसे हम सिर सर ऊपर नहीं दिख रहा है ना, अगर हमारा मूड़ी नीचा हो जाए तो ये पासार्व परिवर्तन हो गया। लेकिन विपरिवर्तन में अगर ऐसे है और मैं इधर घूम जाऊँ, यानी ये कान इधर चलाए, ये कान इधर चलाए, तो ये हो जाएगा, या ये हाथ इधर चलाए, ये हाथ इधर चलाए, तो ये हो जाएगा प्रकाश का विपरिवर्तन। अब देखो ये विपरिवर्तन की घटना कैसे होगी। अभी ऐसे है और मैं ऐसे कर दूँ तो विपरिवर्तन हो गया। बायां चला गया दायां तरफ, दायां चलाया बायां तरफ, ये हो गया विपरिवर्तन, ठीक है ना। और पासार परिवर्तन में सिर्फ याद रखना कि सर नीचे आ जाए, मुड़ी ये पैर ऊपर हो जाए, तो ये मूल रूप से याद रखिएगा। फिर दर्पण पढ़ाए थे। दर्पण क्या है? कोई ऐसा रजदीत होता है, मतलब ऐसा सतह जो एक भाग निश्चित रूप से आपका रजदीत हो। अगर रजदीत ना हो तो प्रकाश आर पार कर जाएगा ना, फोटो बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। दर्पण 3 प्रकार के बताए थे, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सॉरी समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, और थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे इसलिए थोड़ा सही हो रहा है, और एक परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण में बताए थे कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो वो समतल दर्पण होता है। मिरर भी बनाए थे, ये भी समतल दर्पण का पार्ट बताया हूँ। उसके बाद गोलीय दर्पण बताएं। जी, गोलीय दर्पण क्या है? किसी खोखले गोले का
वैसा परावर्तक सतह जो किसी खुले गोले का एक भाग होता है वो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के दो भाग में बांटे। अवतल अवतल की कहानी आपको पढ़ा दी है, नहीं ज़्यादा समझाना है। परावैलिक दर्पण जो पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है, ऐसे पढ़ाए थे ना। ये कौन सा दर्पण है आपका? परावैलिक दर्पण पढ़ाए थे। उसके बाद ये सारा कंडीशन जो पढ़ाया हूँ, केंद्र क्या है, फोकस क्या है, दूरी क्या है, वस्तु कहाँ रखते हैं, द्वारक क्या है, ध्रुव क्या है, ये सब था। उसके बारे में डायलॉग बताए थे। उसके बाद अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की पूरा कहानी बताए थे, दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ कहाँ रखे थे, सारा चीज़ बता दिए हुए हैं। अभी इस वीडियो में भी रिवीजन हो गया है, तो एक रिवीजन पार्ट होना चाहिए डेली। अगर 5 मिनट ऐसे में आपके पास बोले और अगर ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा फास्ट बोलना पड़ता है वीडियो शॉर्ट करने के लिए। बाकी आप यूट्यूब में स्लो मोशन का भी क्या है ना फंक्शन दिया हुआ है, तो करके आप देख सकते हैं। ठीक है, लेते हैं हम विदा। आएंगे फिर अगले वीडियो में, जिसमें आपको आवर्धन को पढ़ाना है, क्षमता पढ़ाना है, उसके बाद चिन्ह परिपाटी पढ़ाना है, दर्पण में सिद्ध करना है वो बताना है, और आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम उसके बाद दूसरे चैप्टर में प्रवेश करेंगे, लेंस में। ठीक है ना, तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।